फ्रेंड्स, दिस है सुजीता बाजपेयी। आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। अभी हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कैरी आउट कर रहे हैं इस चैनल पर, और दूसरी बात, हमने इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था। उसके स्टार्टिंग के 2 स्टेप हमने कर लिए थे और अब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे 3rd और 4th स्टेप। अगर कंप्लीट हो सकता है तो इसे कंप्लीट भी कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट होगी, उसको खोलकर पुराने वीडियोस जो भी हैं, जो भी इस टॉपिक के लिंकअप में है, वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये बी फार्म सिलेबस का है, तो ये बी फार्म सिलेबस प्लेलिस्ट उसमें दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको ये सारे वीडियोस जो है बी फार्म सिलेबस के मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी जो है थोड़ी सी प्रेरणा मिल सके और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और आपके लिए बनाती रहूं। तो बिना टाइम गवाए हम अपने आगे के स्टेप शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा कैसे, कैसे अच्छे से बनेगा, ये सब अपन जान चुके हैं। आज अपन जानेंगे डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का डाइजेशन कैसे होगा। द प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट हॉट। प्रेसिपिटेट कैसा है, गर्म है, फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर इन ऑर्डर फॉर द पार्टिकल टू बी डाइजेस्टेड। हमें उसे छोड़ना है गर्म करके 30 मिनट तक के, 1 घंटे के लिए उबालना बिल्कुल नहीं है, ताकि जो भी छोटे से पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाए और डिजोल्व हो जाए स्मॉल पार्टिकल, और फिर से रिप्रेसिपिटेट होके जो है वो बड़े पार्टिकल्स के साथ जो है वो जुड़ जाए, ताकि हमें बहुत अच्छा क्या मिल पाए, पार्टिकल मिल पाए, और ताकि फिल्ट्रेशन हमारा अच्छे से हो पाए। और इस पूरी प्रोसेस को अपन और क्या कहते हैं, ऑसवाल्ड राइपनिंग भी कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर कोलॉइडल प्रेसिपिटेट। कोलॉइडल प्रेसिपिटेट के साथ एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो है एब्जॉर्ब्ड आयंस कवर द ह्यूज एरिया ऑफ प्रेसिपिटेट। बड़े बड़े आयंस बनते हैं और बड़ा सा जो है एरिया कवर कर लेते हैं। डाइजेशन जो फोर्सेस हैं वो स्मॉल कोलॉइडल पार्टिकल को एल्गोमुलेट कर लेते हैं, जो कि विच डिक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड दस एब्जॉर्प्शन। भाई छोटे पार्टिकल्स सरफेस एरिया भी डिक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज करते हैं। दो द प्रेसिपिटेशन ऑफन कंटेन्स आयन दैट वर ट्रैप्ड व्हेन द प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। और प्रेसिपिटेट ऑफन क्या करते हैं, आयन को ट्रैप्ड कर देते हैं जब भी वो बनता है। जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा तो जो आयन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके बीच में ट्रैप्ड हो जाएंगे। दिस इज द मोस्टली अ प्रॉब्लम फॉर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। जब भी क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होता है उसमें ये प्रॉब्लम है, इफ द ट्रैप्ड आयन आर नॉट वोलेटाइल, जो भी ट्रैप्ड आयन है वो वोलेटाइल नहीं है, देन देयर प्रेजेंट विल करप्ट द वेइंग स्टेप। और अगर ट्रैप्ड जो आयंस हो गए हैं वो वोलेटाइल नहीं है, तो वो वेट में क्या है आपको पता है, हिंड्रेंस डालेंगे ही डालेंगे, या तो बढ़ जाएगा, वेट हमेशा बढ़ेगा ही, है कि नहीं। कोई भी आयन का होगा उसका कुछ ना कुछ वेट होगा तो वेट बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरफियरिंग स्पीशीज में बी रिड्यूस बाय डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है, स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे, भाई आयरन उसमें ट्रैप्ड हो गया, फिर वो उसने वजन बढ़ा दिया या फिर कुछ हिंड्रेंस डाल दिया, इसलिए डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो ये आयन्स का जो वेट है वो हमारा जो प्रॉपर आना चाहिए, जो एलिमेंट का प्रॉपर वेट, उसको बिगाड़ सकता है। इसीलिए हम जो है डाइजेशन को इसमें इनकलकेट करते हैं, रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट प्रेसिपिटेशन, एज वी विल सी लेटर, विल इंक्रीज ड्यूरिंग डाइजेशन। और पोस्ट प्रेसिपिटेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है जब हम डाइजेशन कराते हैं। फिर होता है वॉशिंग और फिल्टरिंग का स्टेप। प्रॉब्लम विद द सरफेस एब्जॉर्प्शन में रिड्यूस बाय केयरफुल वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। अब सरफेस पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे कैसे रिमूव करेंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं प्रेसिपिटेट की। विथ सम प्रेसिपिटेट पेप्टाइजेशन ऑकर्स ड्यूरिंग वॉशिंग। ईच पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट हैज 2 लेयर्स। कई प्रेसिपिटेट्स जब वॉश होते हैं तो पेप्टाइजेशन हो जाता है, और पार्टिकल जो है प्रेसिपिटेट के उसके पास 2 लेयर होती है। प्राइमरी लेयर certain ions are absorbed and in the outer layer other ions of opposite charge are absorbed। प्राइमरी लेयर पे थोड़े बहुत आयंस अब्जॉर्ब होते हैं और जो आउटर लेयर होती है उस पर अपोजिट चार्ज के जो आयंस है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं।
और दिस सिचुएशन मेक्स द प्रेसिपिटेट सेटल डाउन, और जो प्रेसिपिटेट होता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इफ आउटर लेयर एंड आर रिमूव देन ऑल पार्टिकल्स विल हैव द सेम चार्ज, अगर ऊपर में जो अपोजिट चार्ज है उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है अगर उसको रिमूव कर देंगे तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेम चार्ज के हो जाएंगे, है ना। सो द पार्टिकल्स विल बी डिसोनेंट एंड दिस कॉल्ड पेप्टाइजेशन, डिसोनेंट हो जाएंगे और इसी पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट बिकॉज द कोलॉइडल फॉर्म में पास थ्रू द फिल्ट्रेशन, और ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो है पार्ट जो है लॉस हो सकता है और कोलॉइडल फॉर्म जो है वो प्रेसिपिटेट फिल्ट्रेशन के थ्रू पास होता है। इन द केस ऑफ कोलॉइडल प्रेसिपिटेट वी शुड नॉट यूज वाटर एज अ वॉशिंग सॉल्यूशन, बट अगर कोलॉइडल प्रेसिपिटेट बना है तो हमें कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए एज अ वॉशिंग सॉल्यूशन, सिंस पेप्टाइजेशन होकर जो ऊपर मैंने प्रोसेस बताई वही हो जाती है और फिर प्रॉपर जो है हमको वेट नहीं मिलता है, प्रॉपर जो है प्रेसिपिटेट हम वे नहीं कर सकते हैं, वो सब बिगड़ जाता है वेट उसका और पेप्टाइजेशन कॉज हो जाता है। इसीलिए जब भी कोलॉइडल सॉल्यूशन हो, कोलॉइडल आपका प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो उसे पानी से कभी भी आप वॉश नहीं करेंगे। डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर यूज़ नहीं करना है। Usually is a good practice to check for the presence of precipitating agent in the filtrate of the final washing solution. The presence of precipitating agent means the extra washing is required. अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस है कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को आप जो है फिल्ट्रेट में चेक करें और अगर वो आ रहा है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फिल्ट्रेट में तो उससे दोबारा जो है वॉश करने की ज़रूरत है। और फिल्ट्रेशन जो है, क्योंकि भाई वॉशिंग और फिल्ट्रेशन दोनों बता रही हूँ, तो जो फिल्ट्रेशन आप करेंगे प्रॉपर जो है उसकी साइज गूश के साथ करेंगे या फिर आप एशलेस फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटली प्रेसिपिटेट होना चाहिए। आफ्टर द सॉल्यूशन हैज बीन फिल्टर्ड शुड बी टेस्टेड टू मेक श्योर दैट एनालाइट हैज़ बीन कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड, एनालाइट जो था वो कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट होना चाहिए। ये फिल्ट्रेशन के बाद अपन चेक कर सकते हैं एंड दिस इज ईजिली डन बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू द फिल्ट्रेट। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो दोबारा जो आपने फिल्ट्रेट निकाला है, फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट मिला है आपको, उसमें दोबारा आपको पेप्टाइजिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है। और अगर प्रेसिपिटेट आता है, द प्रेसिपिटेटस इज incomplete, the common ion effect can be used to reduce the solubility of precipitate. precipitate आता है तो आपको common ion effect यूज़ करके जो है solubility reduce करनी होगी। when Ag is precipitated out by the addition of Cl, Ag plus plus Cl minus gives AgCl solid, ठीक। The low solubility of AgCl is reduced still further by the excess of Ag plus. और अगर आपको solubility AgCl की कम करनी है तो आपको फर्दर क्या ऐड करना पड़ेगा, Ag plus ऐड करना पड़ेगा। पुशिंग इक्विलिब्रियम टू द राइट, इक्विलिब्रियम जो बना है उसको पुश करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। It is important to note that the excess of precipitating agent should not exceed 50% of its equivalent amount, otherwise the precipitating agent may form a soluble complex with the precipitate. आपको 50% से ज़्यादा precipitation agent नहीं ऐड करना है, नहीं तो खुद ही वो precipitating agent जो है वो soluble complex जो है precipitate के साथ बना लेगा। AgCl plus Cl gives AgCl2, एक soluble complex बनाया। The following graph show the post precipitate follow this pattern, but there are some anomalies such as Hg2l और BaSO4 जो हैं वो anomalies हैं और वो आ सकती हैं। और एक अगर आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो आपको जो है वो precipitate जो है वो खुद ब खुद प्रेसिपिटेटिंग एजेंट खुद ब खुद जो है वो प्रेसिपिटेट जो हमारा प्रेसिपिटेट आया होगा उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है और पूरा का पूरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे ड्राइंग और इग्निशन की। द पर्पस ऑफ ड्राइंग is to remove the remaining moisture, while the purpose of ignition is muffled furnace at the temperature ranging from 600 to 1200 degrees centigrade is to get material with the exactly known chemical structure so that the amount of sunlight can be accurately determined. इसका यही सिर्फ एक मतलब है कि ड्राइंग का आपको यही मतलब है, इग्निशन का आपको यही मतलब है कि पूरा का पूरा मॉइस्चर रिमूव होना चाहिए ताकि हमें
जो भी अपन वेट करने वाले हैं उसमें कोई भी मॉइस्चर का वेट ना आए एलिमेंट, और एक्यूरेटली डिटरमाइन हो जाए उस हमारे एनालाइट का अमाउंट. The precipitate is converted to a more chemical stable form. For instance, calcium ion might be precipitate using oxalate ion to produce calcium oxalate. प्रेसिपिटेट को और स्टेबल फॉर्म में लाते हैं. फॉर इंस्टेंट कैल्शियम आयन को अगर आपको प्रेसिपिटेट करना है यूजिंग ऑक्सलेट आयन तो प्रोड्यूस करता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट विच इज हाइड्रोफिल. Therefore, it is better to heat it to convert it into, उसको थोड़े से हीट करके हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, CaCO3 और CaO में कन्वर्ट करना पड़ेगा. It is vital that empirical formula weight precipitated be known and that is the precipitated be pure. जो precipitate हो रहा है वो pure होना चाहिए. If two forms are present, the result will be inaccurate. अगर कोई एक ही फॉर्म प्रेजेंट होना चाहिए, दो फॉर्म प्रेजेंट होंगे तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा. अब वेइंग एंड प्रेसिपिटेशन आ गया आपका. द प्रेसिपिटेट कैन नॉट बी वेड विद नेसेसरी एक्यूरेसी विद द फिल्टर पेपर. नॉट द प्रेसिपिटेट कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द फिल्टर पेपर इन ऑर्डर टू वेट इट. कंप्लीटली आप रिमूव नहीं कर पाएंगे फिल्टर पेपर से, बहुत मुश्किल है. तो प्रेसिपिटेट कैन बी केयरफुली हीटेड इन अ क्रूसिकल अंटिल द फिल्टर पेपर हैज़ बर्न अवे. आपको क्रूसिबल में हीट करना चाहिए, जब तक हीट करना चाहिए जब तक फिल्टर पेपर पूरा बर्न ना हो जाए. एशलेस पेपर आपको यूज़ करना है ताकि वो कोई भी ऐश नहीं छोड़े. और गुश क्रूसिबल में आपको जो है प्रेसिपिटेट को कूल करना है और बाद में उसको डेसिकेट करके उसका वेट कर लेना है. द मास ऑफ द क्रूसिबल इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंबाइंड मास. जो क्रूसिबल आपने रखा है उसको जो है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कंबाइंड मास से, ठीक है ना. गिवन मास ऑफ द प्रेसिपिटेटेड एनालाइट, सिंस द कंपोजिशन ऑफ द प्रेसिपिटेट इज नोन इट इज सिंपल टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनालाइट इन द ओरिजिनल सैंपल. हमको पता है कि प्रेसिपिटेट का कंपोजिशन क्या था, तो बहुत सिंपल है, हमें मास ऑफ एनालाइट जो ओरिजिनल सैंपल में था उसे कैलकुलेट करना. बट एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, जो मास ऑफ क्रूसिबल है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे कंबाइंड मास से. जितने भी स्टेप्स मैंने बताए होप आपको समझ में आ गए होंगे. और अगर वीडियो अच्छा है, दोबारा बोलती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग. पुराने वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना ना भूलें. थैंक यू.